हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग अब क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग सर्किट्स के बारे में, या कह दें तो एसी सर्किट्स के बारे में, जिसमें से लास्ट वीडियो में एसी सर्किट 2 कंप्लीट हो गए थे। अब नेक्स्ट एसी सर्किट जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तीसरा जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है वो सिर्फ एक कैपेसिटर कंसिस्ट करता है, और उसमें उसके ईएमएफ और करंट में क्या फेज डिफरेंस आएगा वो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे, और उसी से इनके फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो समझते हैं एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट मेटल्स की होती है, जिसमें चार्ज जो है स्टोर होने का काम होता है। और इसमें एक ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर दिया। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का होता है सिंबल E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है कैपेसिटर। अब इसको समझेंगे आगे। जैसा कि फिगर में है, सिर्फ एक प्योर कैपेसिटर कनेक्ट है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ is given by E is equal to E naught sin ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन 1। और इसमें क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, जिसकी वजह से इसमें एक कॉन्टिन्यूस अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में एग्जिस्ट करेगी। तो किसी भी इंस्टेंट के लिए इस कैपेसिटर के प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और अप्लाइड ईएमएफ होगा वो दोनों सेम होंगे, ड्यू टू द continuous charging and discharging of the capacitor plates a continuous, और यही जो इसमें कॉन्टिन्यूस करंट एग्जिस्ट करेगी इसी करंट को निकालेंगे सॉल्व करके। कॉन्टिन्यूस बट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसकी डायरेक्शन जो है वो एवरी हाफ साइकिल में रिवर्स होगी। एग्जिस्ट इन द सर्किट। At any instant potential difference across capacitor is equal to applied EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है जो अप्लाइड EMF E के इक्वल होगा, और E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी। बट हम लोग कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है Q अपॉन C। यहाँ से निकाल लेंगे Q की वैल्यू, हो जाएगी CV, और यहाँ पर अगर V की वैल्यू जो ऊपर ली है वो रख लेंगे तो आ जाएगा C E नॉट
साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट निकालेंगे। करंट निकालेंगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसमें Q की वैल्यू रख लेंगे तो आ जाएगा D अपॉन डी टी। Q निकाला था C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको जब एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने पर करंट जो है आ जाएगी ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। और क्योंकि जो ईएमएफ अप्लाई किया गया था वो उसकी इक्वेशन साइन के टर्म्स में ली थी, और करंट जो है वो सॉल्व होकर के कॉस के टर्म में आई है, तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, जहां पर आई नॉट इज इक्वल टू लिया गया है ओमेगा सी ई नॉट। ये होगी इज द पीक करंट। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई है। इसको इक्वेशन 2 डालेंगे, और जो इक्वेशन 1 ईएमएफ की थी और ये इक्वेशन 2 है करंट की, इन दोनों को जब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पर इसमें रिजल्ट जो आएगा वो ये रिजल्ट आएगा कि करंट जो है 90 डिग्री के फेज से लीड कर रही है, या कह दे, या ये कह सकते हैं 90 डिग्री के फेज से करंट जो है वो पहले मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएगी, और उसके बाद ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसको आगे एक फेजर डायग्राम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we have the current leads the voltage in phase by 90 degree or पाई बाई 2। तो अब इसका ग्राफ और फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा ईएमएफ का, और ये वाला जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा करंट का, जिसमें से ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। और ये ग्राफ जो है वो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ बिटवीन ई एंड आई with respect to ओमेगा टी। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्स डैश हो गया, और इसमें जो ये है ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ, और ये है आई नॉट मैक्सिमम करंट। जो ईएमएफ के साथ करंट जो है वो पाई/2 फेज से लीड कर रही है। ये हो गया ओमेगा टी, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। अब इसमें एक चीज और समझ लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी। तो इसमें जो मैक्सिमम करंट निकली थी वो थी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा c। अगर इस रिलेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो जो रेजिस्टेंस का टर्म होता है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, जिसे एक्स सी से डिनोट किया जाता है। ऑन कंपेयरिंग विद, न्यूमेरिकल में यही चीज़ पूछी जाती है तो इसलिए इसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑन कंपेयरिंग विद ओम रिलेशन we find that 1/omega c is the effective resistance। और इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c। तो ये था एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का और सर्किट, जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटेंस कंसिस्ट था। और अगर इसको आगे फ्रिक्वेंसी के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf/c। तो अगर देखें तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इसके लिए एक छोटा सा फ्रिक्वेंसी और एक्स सी के बीच में या कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। अब अगला एक और सर्किट समझ लेंगे, जो अब पेयरिंग में सर्किट बनेंगे। अभी तक सिंगल सिंगल सर्किट थे, जिसमें एक सबसे पहला पड़ा था जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस था, दूसरा था जिसमें सिर्फ इंडक्टर था, और तीसरा ये सर्किट था जिसमें सिर्फ कैपेसिटर था। अब यही सर्किट आगे जो होंगे उनमें पेयर्स में आ जाएंगे। एक एल लगेगा, एक आर लगेगा, मतलब एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, फिर होगा एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक होगा एक इंडक्टर और कैपेसिटेंस का। AC circuit containing with containing resistance and inductance in series।
तो अब इसका भी डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करके समझेंगे। इसको शॉर्ट में एलआर सर्किट भी कह सकते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है एल और ये है आर। अब क्योंकि ये एल और आर सीरीज में कनेक्ट हैं तो इनके पोटेंशियल भी इनके अक्रॉस डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी एल, इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी आर। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है तो उसमें जो करंट है वो 90 डिग्री के फेज से लैग करती है, तो कुछ इस तरह से बना देंगे। क्योंकि अब ये अलग अलग दोनों सर्किट पढ़ चुके हैं तो वहीं से इसको कंपेयर करके समझ लिया जाएगा। तो इसमें जो अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब इसमें दो टर्म्स होने की वजह से दो पॉइंट में समझ लेंगे, जिसमें पहला होगा वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू आई आर अक्रॉस रेजिस्टेंस आर will be in phase with I। एंड सेकंड में हो जाएगा वोल्टेज VL इज इक्वल टू आई एक्सएल across inductance L is lead of current I in phase by 90 और पाई बाई 2। सो phasor VL lies pi by 2 anti-clockwise with respect to R, with respect to I। तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर हम इसका फेजर डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया I, ये हो गया VL। अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ करने पर बाई पैरेललोग्राम लॉ से इसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो आ जाएगा ये ई। और इस करंट के साथ जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 से
लीड कर रहा है। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाएगा E इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। और अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे तो आएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर। और यहाँ से नॉट लगा लेंगे इनमें तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर जो है ई नॉट स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से अगर आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें निकालनी होती है पीक करंट या मैक्सिमम करंट, तो वो हो जाएगी ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और अब अगर इस इक्वेशन को ओम्स रिलेशन से कंपेयर करेंगे तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो आज जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जहाँ पर एक्सएल की वैल्यू हमें पता होती है ओमेगा एल। तो ये आ गया इम्पीडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। एक चीज और इसमें निकालनी है फेज एंगल, वो और समझ लेंगे। द फेज एंगल फाई बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट इज, वो आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। तो ये हो जाएगा आई एक्सएल अपॉन नॉट लगा देंगे आई नॉट आर, यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू रख सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर, तो फाई लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये आ गया फेज डिफरेंस। तो अब हम लोगों ने इस वीडियो में 2 सर्किट पढ़ लिए, अब बाकी 3 सर्किट और बचे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।